उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी इस यात्रा के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी 5 जून को प्रस्तावित है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। उसकी अगर लगता है कि आपको उससे डर है कि हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हमारे लिए एक दिक्कत का विषय बना हुआ है और आपका मेंस बेहतर तैयार है, आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको नॉलेज रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, लेकिन प्रीलिम्स एक डर है। इस डर को दूर करने के लिए ओजांग आईएएस टीम के द्वारा एक मास्टर ब्लास्टर एक स्टॉक बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप जानेंगे कि जो 100 डे के स्ट्रेटेजी के आधार पर एक पूरा जो प्रीलिम्स का कोर एरिया है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए 100 क्वेश्चन से लगभग 55 क्वेश्चन जो सेफ जोन में रहते हैं वो सही करने चाहिए। उसके कोर एरियाज पर आपके सामने अपनी विस्तृत अनुभव को दर्शाने के साथ साथ बीच आपके साथ टेस्ट के माध्यम से चीज़ें और साथ में पूरा कंसेप्ट नुमा, पूरा फैक्ट नुमा, पूरा एप्लीकेशन नुमा तैयारी करने के लिए हिस्ट्री के डॉक्टर नलिन सर आपकी क्लास लेंगे। पॉलिटी का सेगमेंट मेरे द्वारा आप आनंद लाभ उठाएंगे इस क्लास में। साथ में जो इकोनॉमी पोर्शन है वो इकोनॉमी का मैम कुसुम मैम लेंगी और ज्योग्राफी पीबी सर लेंगे। देन साइंस विभव सर और करंट अफेयर जो बेसिक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है अगर ओजांग सर और कुसुम मैम लेंगे। देखिएगा, यूपीएससी की इस जो यात्रा है, इस यात्रा में प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक प्रत्येक चरण का अपना अपना अहम योगदान है। अगर आप उसकी तैयारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे और फिर कहीं ना कहीं ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए कहानियाँ, कविताएं, आनंद पर अनुभूति प्राप्त करते रहेंगे क्लासों में भी, तो आपको वर्तमान तो आनंद आ जाएगा, लेकिन जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपने सोचा, जिसके जो आपका सपना था, जो आपका ड्रीम था, जो आपका एम था, उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो उसका एक ही रास्ता है कि आपके पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी है नहीं है। अगर आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं है तो आप ये सोच के चलिएगा कि आप कहीं ना कहीं ज्ञान तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत मिनिमम फीस में इस कोर्स को रखा गया है, जिसमें प्रीलिम्स के पूरा फोकस करके पढ़ाया जाएगा, जिसकी फीस जो है 9999 यानी 10,000 रुपये रखी गई है। बाकी लोग इसे ज्वाइन करने के लिए इस नंबरों पर कॉल करिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा और जानिएगा कि हम लोग प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें। देखो, बेसिकली अगर कहा जाए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हर किसी के लिए डेडलाइन होता है कि हमें कैसे क्वालिफाई करें, तो उसके लिए यही बैच स्टार्ट किया गया है। नंबर 2 बात, जैसा कि जानते हैं कि जीएस के फर्स्ट पेपर में 2 पेपरों में जीएस 1, 2 और जीएस 2 प्रीलिम्स में होते हैं और जीएस 1 का जितना रोल होता है इतना जीएस 2 का भी रोल होता है, जिसको सीसेट कहते हैं। सीसेट के डर को दूर करने के लिए, सीसेट के लिए एक बेहतर अंदाज में सीखने के लिए, सीसेट का एक बेसिक ढांचा जानने के लिए, स्ट्रेटेजी जानने के लिए, कंसेप्ट जानने के लिए, उसका बेसिक आधार तैयारी करने के लिए अगर लगता है कि आपको डर है कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आइए ज्वाइन करिएगा। हम लोग इसको बैच स्टार्ट किए हैं 1 फरवरी से और इसमें हम मेरे साथ आप एंजॉय करेंगे पूरी चीज़ों को। आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ सीसेट वाकई में होता क्या है, किस तरीके से सीसेट को हम सोल्यूशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसमें करिएगा, दी गए नंबरों पे कॉल करिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा और बैच ज्वाइन करने के लिए सब करके मिनिमम फीस में सीसेट के ढांचे को रखा गया है, जो एक मिनिमम फीस में आप कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 2 पॉइंटों पे। यूपीएससी के 2020 के पेपर को देखेंगे और 2020 के पेपर को देखने का उच्चारण ये बन जाता है, जो प्रतियोगी मित्र तैयारी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो स्टडी होती है यूपीएससी की, इस स्टडी में अध्ययन में सबसे मूल जो मंत्र है, जो मूल एक कह सकते हैं भभूति है या ग्रंथ है या एक प्रकार से दवाई है, टॉनिक है या बाबा जो भी एक प्रकार से कहो अपनी भाषा में आप लोग, वो है लास्ट ईयर के पेपर। लास्ट ईयर के पेपर यही इंपॉर्टेंट की है। लास्ट ईयर के पेपर अगर आप इंपॉर्टेंट की को नहीं पकड़ोगे, दूसरी की से ताला खोलते रहोगे तो ताला भी नहीं खुलेगा, टाइम भी लगेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट की पकड़ने का एक ही रास्ता है कि लास्ट ईयर के पेपर लगभग 10 वर्ष के, 5 वर्ष के, तो आपके दिमाग में ऐसे बिल्ड हो जाने चाहिए कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति एग्जाम की कैसी होती है। अगर आप उस प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाए हैं तो प्रश्न के माध्यम से तैयारी करने का ढांचा भी आप नहीं जान पाएंगे। तो मैं हमेशा यही कहता हूं, जो टीचर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थान हैं, अगर वो एक बेसिक आधारनुमा तैयारी नहीं कराते हैं, उसके जंजाल में सारी चीज़ें बता देते हैं, वो सब एक अनर्थ है, वो बेकार है आप लोगों के लिए। क्या करेंगे आप सब कुछ जान के जब तुम कुछ अपनी मंजिल नहीं पा पाओगे। एक ज्ञानी आदमी भी 50 साल में क्या कर सकता है, देश का विकास नहीं कर पाएगा जब तक वो किसी पद पर, किसी प्रतिष्ठा पर दिमाग के विचार को इनोवेशन में या इवोल्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए विचार जरूरी जब है जब आपकी मंजिल हासिल हो जाए आपको। तो मंजिल हासिल करने के लिए एक ही रास्ता है, पहले टू द पॉइंट पढ़िएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और टू द पॉइंट कहाँ से आएगा ये आप जानते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर से आएगा। तो कल मैंने लास्ट क्लास में 2021 के पेपर को एनालाइज किया, पूरे पेपरों को, पॉलिटी सेगमेंट को। आज मैं 2020 के पेपर को एनालाइज करूंगा, उसमें बताऊंगा कि प्रश्न आते कैसे कैसे हैं और कहाँ से आते हैं, कंसेप्ट नुमा आते हैं, फैक्ट नुमा आते हैं, एप्लीकेशन बेस आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए बिना देरी करे हम लोग चर्चा करते हैं। वो चर्चा करने के साथ साथ हम लोग पहला क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले ले लेते हैं और यहाँ इससे जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने किससे रिगार्डिंग है, जो 2019 में दिया गया था, लिखा है विद रेफरेंस 2020 में, विद द रेफरेंस टू द फंड अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी लेड कहते हैं। अब एमपी लेट्स क्या है, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। एमपी लेट्स एक बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जो सांसदों को दी जाती है। कैसे दी जाती है, कब से दी जाती है, इसका इफेक्ट में बन जाएगा। देन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा जो करेक्ट है एमपी लेट के माध्यम से। पहला पॉइंट समझिएगा, पहले दिमाग में चीज़ों को वैलिडेट कर लिए, सारे क्वेश्चनों को हम लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे एमपी लेट्स फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशन etc। मतलब एमपी लेट्स के बारे में जानना पड़ेगा आपको। एमपी लेट्स एक ऐसी क्या है प्रकार से, एक स्कीम नहीं, एक प्रकार से फंड है जो सांसदों को दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी लेट को 1993 में बीपी सिंह जो नरसिम्हन थे पीएम, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहले इस स्कीम में सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, बाद में इसको फिर 2 करोड़ रुपए किया, वर्तमान में इसके 5 करोड़ रुपए। चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि आप जानते होंगे कि कोरोना के समय में पीएम मोदी के द्वारा इसकी जो 5 करोड़ की धनराशि है उसको खत्म कर दिया गया था कि हाँ कुछ समय के लिए इसको हम लोग नहीं देंगे। तो ये चर्चा का विषय होने की वजह से 2020 में प्रश्न आया, जबकि ये प्रश्न क्या है, संसदीय प्रणाली का ही ये प्रश्न है, पार्लियामेंट सिस्टम का। साथ में जानेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकल जो भी एमपी होते हैं उनको अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए एक निधि दी जाती है, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए, भौतिक बुनियादों को करने के लिए। तो यानी पहला ऑप्शन क्या है इसमें राइट है। दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। प्रत्येक सांसद की निधि के एक निर्दिष्ट हिस्से को अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजाति आबादी के लिए लाभ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि स्पेसिफाई द पोर्शन ऑफ द ईच मेंबर, मतलब जो एक एमपी की निधि है उसमें से कुछ एरिया एससी एसटी के लिए क्या क्या है निर्धारित किया गया है। दूसरा ऑप्शन भी क्या है सही निकल के आता है। देन लिखा है एमपी लेट्स अ फंड आर सेंशियन द ईयरली बेसिक फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। यानी एमपी लेट जो निधियां हैं वार्षिक आधार पर, देखो ये क्वेश्चन के बारे में समझना है। एमपी लेट जो निधियां है एक साथ दी जाती है वो 5 साल के लिए। अब वो पहले साल खर्च करे या दूसरे साल खर्च करे इसका कोई मतलब नहीं है, वो एक बार में 5 साल के लिए मिल जाती है। तो यानी जो तीसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू वार्षिक आधार इस पे लिखा है, तो ये पॉइंट होने की वजह से ये क्वेश्चन क्या है रोंग बन जाता है। तो अब यहाँ से बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट द एटलीस्ट 10% ऑल वर्क अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी ईयर। बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है 10% अथॉरिटी का उसमें चेक करता है। तो यानी ये ऑप्शन भी क्या है सही है। तो यानी इससे ये कह सकते हैं कि जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए थे उसमें से पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा इसमें गलत है और चौथा सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 4 जहां होंगे। अब इसमें यह देखना बहुत जरूरी होता है कि प्रश्न पूछा क्या गया है। तो प्रश्न जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, यानी सही पूछा गया है। तो सही इसमें क्या है 1 2 4 है, इसका डी आंसर आपका सही है। तो जब ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो आपके दिमाग में एक निधि को लेकर, पूरी फंडिंग सिस्टम को लेकर चीजें इवेलुएट हो जानी चाहिए। अगर वो इवेलुएट नहीं है तो इस प्रश्न का आंसर सही तरीके से आप लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ को, फिर देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने कि हाँ जो अब छोटे छोटे क्वेश्चन को तो दुनिया भी कर लेगी, लेकिन समझने की प्रवृत्ति को जानने के लिए लास्ट ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। एक बार करने का प्रयास करें फिर लगेगा कि कैसे करना है। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट ऑफ 6 मंथ इवन इफ ही सी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला कथन ये दे रखा कि भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति जो वोट देने के लिए योग्य है उसे राज्य में 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं आपसे कि पूरा कंसेप्ट नुमा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक संविधान के अंतर्गत अगर हम लोग देखें इसमें एमपी बनने की जो उम्र है, एमपी लोकसभा का जो बन सकता है वो कितनी उम्र में बन सकता है, 25 साल में बन सकता है, 25 ईयर में बन सकता है। लेकिन जो विधायक है, जो एमएलए, उसकी भी कितना है 25 साल है। तो यानी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए आपको उम्र कितनी चाहिए, 25 साल। लेकिन उसने एक वर्ड दिया है कि यदि कोई व्यक्ति अगर चुनाव के माध्यम से नहीं चुना गया है और वहाँ 25 साल से ऊपर का है तो उसको हम लोग 6 महीने के लिए मंत्री बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसने एक वोट डाला है कि जो व्यक्ति वोट देने के योग्य है। तो आप जान सकते हैं कि जो वोटिंग की उम्र है हमारे देश में वो कितनी है, 18 ईयर है। तो क्या 18 ईयर का आदमी एमपी बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो यानी इस कीवर्ड से, इस वर्ड से, कीवर्ड से पहचानने से पहला ऑप्शन क्या हो चुका, गलत हो चुका है। और जब पहला गलत हो चुका है तो आपके दिमाग में एक फिल्म बन पा रही होगी कि हाँ हमें क्वेश्चन की समझ को कैसे विकसित करना है, एग्जामिनर ने प्रश्न कैसे पूछता है। और जब एग्जामिनर प्रश्न की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाओगे तो फिर उस प्रश्न का आंसर देने में सक्षम आप लोग नहीं हो पाएंगे।
क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज को समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर पॉइंट की तरफ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जो आरपी है, जो रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग प्रतिनिधित्व कानून कहते हैं, 1951 को उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो अब चर्चा क्या कर रहा है इसके बारे में जान लेते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व जो है 1951 के अनुसार एक आपराधिक अपराध के लिए दोषी व्यक्ति और 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, उसे जेल से रिहा होने के बाद चुनाव लड़ने में स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया कर सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ये पॉइंट है। ये हालांकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को बनाया गया है और मेंस में प्रतिनिधि जो कानून है उसको हम लोग मेंस में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वहां से इस प्रश्न को पूछा है। अब देखो इस कहानी को पूरा आराम से चीजों को समझते हैं। इस प्रश्न की भावात्मक शैली अगर दिमाग में, नंबर पहला पॉइंट तो क्लियर है कि वोटिंग की वजह से गलत हो गया है। नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पे कहानी के बारे में अगर देखा जाए तो जो इसमें प्रतिनिधित्व कानून है, प्रतिनिधित्व कानून है, कानून है 1951 का, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इसके क्लोज में 2 बातें दिमाग में रखना चाहिए। इस अधिनियम में 8 के 3 में, 8 के 4 में 2 बातें स्पष्ट लिखित हैं। अगर 8 के 3 वाली 8 की 4 बातें आपके दिमाग में हैं तो दिमाग में फंस जाएगी। क्या लिखा है, 2 वर्ष से अधिक की सजा किसी व्यक्ति को दी गई है तो वह उस अवधि से और प्लस 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये इसमें उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल इसमें जो दिया है 8 के 4 क्लोज में, ये बाद में अपवाद था तो इसको हटा दिया गया। अब ये वाला काम कर रहा था, यानी ये हुआ किसी व्यक्ति को अगर 2 वर्ष की सजा दी गई है या 1 वर्ष की सजा दी गई है तो उसके 6 वर्ष के बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन बाद में लड़ सकता है। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा दी गई है तो इसका मतलब है कि 5 + 6 मतलब 11 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। किसी व्यक्ति को 1 साल की सजा दी गई तो 1 और 6 नहीं लड़ सकता है। ये 8 का 3 क्लोज कहता है प्रतिनिधित्व कानून का। अब इसके एस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो उसने लिखा है कि यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये जो फैक्चुअल पॉइंट दिया है तो उसमें लिखा है 5 साल, तो यहाँ 5 साल नहीं है, 6 साल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहां से बनता है कि चुनाव लड़ने के लिए आगे लिखा है इसने स्थायी रूप से, स्थायी मतलब यहां स्थायी ना होकर क्या होना चाहिए था, अस्थायी होना चाहिए था कि लड़ सकता है लेकिन इतने समय के बाद। तो ये जब 2-3 बातें आपने सीखी तो 2-3 बातें सीखने के बाद दिमाग में एक पिक्चर बन पाई कि हाँ ये जो कानून है, लोक प्रतिनिधित्व कानून है, तो इसके माध्यम से हमने ये सीखा कि जितनी सजा सुनाई गई है उसके 6 वर्ष के बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये कानून कहता है। तो यानी सेकंड ऑप्शन क्या हमारा गलत बन रहा है, इसका आंसर क्या हो चुका है, बी हो चुका है। इसका आंसर क्या है, बी फॉर बॉय। तो ऐसे प्रश्नों को हमें करना कैसे है, ऐसे प्रश्नों को बड़े भावात्मक शैली से करना है। जब तक आप प्रश्नों की पूरी कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे लास्ट ईयर वाले क्वेश्चनों को, तब तक नहीं कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये ना तो फैक्चुअल है, ये कंसेप्ट नुमा क्वेश्चन है पूरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा 16वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में जानने की प्रयास करिएगा। क्या लिखा है एक बार देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, The President of India can summon a session of the Parliament at such a palace as he or she think it। मतलब राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसी जगह बुला सकता है जहां वो ठीक लगे। बिल्कुल ठीक बात है। आप जानते हैं कि आप इस चीज को देख पाते होंगे कि जो संसद का सत्र है यहां इसको कहीं भी वो उसको बुला सकता है। वो उसको एक क्या है, स्वयं विवेक की शक्ति है। ये नॉर्मली बात है, इसको आप आराम से चीजें इवेलुएट कर पा रहे होंगे कि इसके लिए कोई टेंशन का लेने का विषय नहीं है। जहां उसका मन करेगा वहां सत्र को बुला लेगा और छुट्टी, बात खत्म। तो पहला ऑप्शन क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। उसके बाद देखें और ये भी क्या कहता है, उसके बाद लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड टू द दीज 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ईयर बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी ऑन द कंडक्ट ऑल द 3 सेशन। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद 3 सत्रों का प्रावधान करता। देखिए आर्टिकल 85 में जब आप लोग जाएंगे तो उसमें जानेंगे कि संसद के सत्र को संविधान के अंतर्गत कोई निहित प्रावधान नहीं किया गया कि कितने ही सत्र बुला सकता है। तो अधिकतम वो कितने ही सत्र बुला सकता है, चाहे 100 बुलाए, चाहे 50 बुलाए, चाहे 150 बुलाए, जो उसका मन कर रहा है। लेकिन न्यूनतम जो है 3 सत्र परंपरा के आधार पर माने गए हैं। आप जानते शीतकालीन होता है और बजट होता है और उसके ग्रीष्म होता है।
तो 3 सत्र परंपरा के आधार पर माने गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जितना उसकी मर्जी है वो बुला सकता है, इसीलिए यहाँ से इसकी कोई सीमा एक वर्ष में नहीं की गई है। तो इसके आस्पेक्ट में अगर हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन के आस्पेक्ट में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ नहीं, दूसरा क्या है, गलत बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट तीसरा बोल रहा है दिस इज अ नो मिनिमम नंबर ऑफ द डे दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर, यानी एक वर्ष में संसद की बैठक में कितने न्यूनतम दिन हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कितनी बैठकें बुलाएगा। तो यानी यहाँ से 3 ऑप्शन थे, 1 2 3, और 2 इसमें क्या रोंग है, तो 1 और 3 क्या है सही है, तो आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ये इसका आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम लोग प्रश्न की भावनाओं को समझते हैं तो प्रश्न की भावनाओं में निचोड़ निकल के आता है कि हमारी जो तैयारी है यूपीएससी के अंतर्गत, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अगर उसकी तैयारी आपकी बेहतर नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं संशय में डूबे रहेंगे, और संशय में डूबने के बाद अपने मटेरियल को इकट्ठा करेंगे, ट्रक से भरकर लाएंगे, नोट्स इकट्ठा करेंगे, किताब इकट्ठा करेंगे, उसका सज जाएगा आपका कमरा, और फिर उसकी फोटो डाल के डाला करेंगे, देखिएगा हम लोग पढ़ाई करते हैं यूपीएससी की। ये एक मजेदार है। गांधी जी ने बिना कुछ करे जेल में किताब लिख डाली, क्यों? क्योंकि उनके अंदर विचार थे। तो ऐसे यूपीएससी के विचारों की पाठशाला है। यहाँ विचार इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास नोट्स, किताबें, मटेरियल कम होना चाहिए, बस आपके पास इंप्लीमेंट करने का रास्ता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि प्रश्न कैसे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और आगे चलते हैं। तो इसी के साथ इन सब चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, हम चीज़ों को समझेंगे कि हाँ प्रश्न जो आते हैं वो कैसे आते हैं, उसके आधार पर प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए नंबर 7, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द वन फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इट मीन्स मतलब मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करता है, जो 1948 के सिद्धांतों के तहत क्या है दर्शाया जाता है, उनका प्रतिबिंब है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप समझ सकते होंगे 1948 में जब हमारे पास इंक्लूड किया था ये मानवाधिकार, तो वहाँ पे 30 राइट्स रखे गए थे, 30 ह्यूमन राइट्स रखे गए, 30 मानव अधिकार रखे गए थे। मानव अधिकार मतलब एक मानव की रक्षा करने के लिए ह्यूमन राइट रखे गए थे। अब इसके आस्पेक्ट में अगर देखें तो क्या है पहला क्वेश्चन, प्रिंसिपल, प्रेम्बिल। बिल्कुल सही बात है। आप देखते होंगे कि जब प्रेम्बिल में जाएंगे तो वहाँ पे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी क्या है, मौलिक मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार अधिकार में भी 1948 में रखा गया कि हर किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, और वो भी गरिमापूर्ण। तो ये क्या करता है प्रेम्बिल में, ये क्या करता है, इसके दर्शन का उल्लेख किया गया है। आगे नंबर 2 लिखा है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास जो काम का अधिकार है, जितने हर व्यक्ति को काम किया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी, तो ये डीपीएसपी कहता है। तो इसके बारे में ये भी क्या है, दर्शन है डीपीएसपी भी, इसके बारे में दिमाग में होना चाहिए। देन अगली बात जो बोला लिखा है इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब हमारे जो कर्तव्य हैं, एक भाषा को लेके, एक बंधुत्व को लेके, भाईचारा को लेके, ये मानवाधिकार के अंतर्गत भी निहित हैं 30 ह्यूमन राइट्स में, तो ये भी उल्लेखित हैं। तो आप जानते हैं कि तीनों ही बातें हमारी क्या है, ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग जो 30 ह्यूमन राइट्स है वहाँ पे 1948 में, उनका जो प्रतिबिंब है वो तीनों में झलकता है। तो यानी ये कह सकते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विच इज द फॉलोइंग यूजिंग कोड, यानी पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ऑप्शन ठीक, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से तैयारी करिएगा कि आपको लगे कि हाँ वास्तविकता यह है कि हमारी तैयारी का ढांचा बिल्कुल एक आधारनुमा होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया है, यहाँ 3-4 चीज़ों को जोड़ के आया है। इसमें प्रेम्बिल को भी ऐड कर लिया, इसमें डीपीएसपी को भी ऐड कर लिया, इसमें फंडामेंटल राइट्स को भी ऐड, ड्यूटीज़ को भी ऐड कर लिया, इसमें मानवाधिकार अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स को भी इसमें ऐड कर लिया। तो यानी अगर ये राइट ऐड कर रहा है तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन बनने का प्रारूप आपको बता रहा है कि प्रश्न बनते कैसे हैं। तो आपको पढ़ना भी वैसे है जैसे आपको ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के साथ अगले सेशन में, जिसको लगता है कि हाँ यूपीएससी की इस यात्रा को तय करना है, और यात्रा में आपको अंदर बहुत सारे डर पैदा हो रखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं, लाचार कर रही हैं कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 100 दिन के प्रोग्राम में जुड़ के एंजॉय करें, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आउटपुट निकल के आएगा, और आपको लगेगा कि हाँ वास्तविक तैयारी हमारी कैसी होती है। तब तक आप मुझे विदा दीजिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में। मेरे साथ आप पॉलिटी एंजॉय कर पाएंगे, और पॉलिटी को समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग आपके सामने एक सिस्टमेटिक तरीके चीज़ों से सजाएंगे, और जब आपकी बगिया सज जाएगी, आपके अंदर फूल खिलेंगे, वो तो उनकी जो खुशबू होगी बहुत दूर तक जाएगी। ये खुशबू आप लोग हमेशा समाज के लिए, प्रति देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, समुदाय के लिए फैलाते रहिएगा। जहाँ से निकलने वाली और भी जितनी भी दुर्गंध है वो खत्म हो जाएगी, वहाँ से खुशबू निकल के संसार क्या हो जाएगा, सुखमय बनेगा। तो यही मेरी कामना है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और अपनी जीवन की यात्रा को मंगलमय करते रहें। तब तक धन्यवाद।